हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इससे कुछ परीक्षाओं में कुछ सवाल आते हैं जिस पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। और मैं आपको इस वीडियो में ही ऑप्टिकल फाइबर भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह का होता है। और आप अपने जीवन में कभी न कभी ऑप्टिकल फाइबर को देखे ज़रूर होंगे और उसमें मैं प्रकाश को भेज के दूसरे तरफ से निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये होता क्या है। और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सबसे पहले जानने से पहले आपको कुछ प्रकाश के कुछ सिद्धांतों को जानना होगा, तभी आप इसके कार्य को सही से समझ पाएंगे। पहला चीज़ आता है, ये है क्या? तो ये ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे करता है काम। पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हमें अपवर्तन के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ बातें होती हैं, जैसे समझिए कोई चिकनी सतह हो। बेसिक चीज़ें पहले जानते हैं और उसके बाद बात करेंगे, और इससे कुछ सवाल आते हैं जो हम इसे जान लेंगे। जैसे कोई चिकनी हो सतह, जैसे कांच हो या कुछ भी हो, या जल पड़ा हो, पानी उनी हो, प्रकाश की किरण जब आती है तो इसी तरह फिर उसी दिशा में ये लौट जाती है। ये क्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और बीच में अभिलंब होता है, जहाँ पे आपतन और परावर्तन किरणें जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे अक्ष यानी समतल के तल के सापेक्ष जो 90 अंश का जो कोण बनता है उसी को हम लोग अभिलंब भी कहते हैं। ये कहलाता है परावर्तन। इस नियम द्वारा हम लोग अपने चेहरे को आईने पर देखते हैं। ये परावर्तन का नियम है, जिससे प्रकाश पड़े और चीज़ पे पड़े और लौट जाए वो चीज़, प्रकाश, ये कहलाता है। अब एक और होता है, उसको कहते हैं अपवर्तन। ये था परावर्तन, ये था परावर्तन। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपवर्तन। अपवर्तन के बाद हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी जानेंगे, तब जाके हमें ऑप्टिकल फाइबर समझ में आएगा। सीधी सी आसान भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए बात क्या होता है कि अगर कोई माध्यम दो माध्यम है, मान लीजिए ये कोई जगह है, ये एक रेखा है जो दो माध्यमों को अलग करता है। मान लीजिए ये हवा है, वायु, और ये जल है। जब प्रकाश की किरणें, जब हवा क्या है, विरल है, माध्यम सघन नहीं है, जबकि जल क्या है, सघन है। तो जब प्रकाश की किरणें जब सघन विरल माध्यम से जब सघन की तरफ बढ़ती हैं, इसे ऐसे देखें आप थोड़ा सा झुका के, जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती हैं तो वो थोड़ा सा मुड़ जाती हैं। वास्तव में उनका ये पथ होना चाहिए, ये वाला डॉटेड वाला, पर वो मुड़ जाते हैं। और किधर मुड़ते हैं? अभिलंब की तरफ झुक जाते हैं। और जो ये किरण आती है, इसको और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और जबकि सघन माध्यम में जाने के बाद जो किरण मुड़ गई है और अभिलंब के मध्य जो बना है कोण, उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक, ये चीज़ इस तरह से होती है। इसी के कारण हम लोग जब जल में पेंसिल को डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, और जल में पड़ा हुआ सिक्का करीब दिखाई देता है। और यही कारण है कि स्वच्छ जल में अगर मछलियां तैर रही हैं तो हम उसको हाथ से पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो होती वहाँ है और दिखती है करीब। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ। यहाँ पे देखिए, ठीक इसका उल्टा, जब सघन माध्यम से जब कोई प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। जैसे जब हमने हवा से जल में जब गया प्रकाश, तो वो अभिलंब की तरफ क्या हुआ, मुड़ गया, चला आया। लेकिन जब वही चीज जब जल से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अर्थात जितना विरल माध्यम में जाएगा उतना अभिलंब से वो दूर हट जाएगा। तो यहाँ पे करीब था, यहाँ पे दूर हट जाएगा। सॉरी, ये आर मैंने गलत बना दिया है। ये आर जो है यहाँ पे मैंने गलत बना दिया है, इसको आर लें। ठीक है, ये जो है आर जो है ये दूर हट जाएगा। ठीक है, दूर हट जाएगा। अब अगर इस आपतन जो किरण है अंदर से, अगर इसको और घसकाते चले जाएं, मान लीजिए यहाँ ला दिया जाए, तो यहाँ ला दिए तो ये और ऐसे होगा, और अगर यहाँ ला दें तो ये क्या हो जाएगा, यही किरण क्या होगी, अक्ष के समतल चली जाएगी और वो बाहर निकलेगी नहीं, उस सतह पे ही आगे बढ़ेगी। बाहर तो आएगी। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं। तो ये जब होगी घटना, तो जो ये
आपतन कोण जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। कब कहते हैं? जब आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण अक्ष के समतल या अभिलंब के सापेक्ष 90 अंश का कोण बना ले। यहाँ पे अपवर्तन कोण जो है 90 अंश का होगा। इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर ये जो क्रांतिक कोण है इसको और बढ़ा दिया जाए तो किरणें क्या होंगी, ये अंदर लौट आती हैं और ये मुड़ जाएंगी। अब जाने के क्या हो गया, अंदर आ जाएंगी। और यह क्रांतिक कोण से अगर मान बढ़ा दिया जाए अपवर्तन कोण का तो वो प्रकाश अब दूसरे माध्यम में न जाके उसी माध्यम में लौट आएंगी और यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि चिकनी सतह होगी, लौट के उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसमें चिकनी सतह नहीं होगी, लेकिन इस कोण के कारण यानी क्रांतिक कोण से अधिक अपवर्तन कोण के कारण वो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आएगा, उसी माध्यम में जाएगा और उसी में लौट जाएगा। इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना के द्वारा चमकता है हीरा। हीरे की चमक जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। इसलिए हीरे को इस एंगल पर काटते हैं जिससे वो अधिक से अधिक चमके। इसलिए हीरे की घिसाई उसकी एंगल पर निर्भर करता है कि जौहरी इसको किस तरह से घिस रहा है। चटके कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। पानी में बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, समुद्र में नाव का उल्टा दिखाई देना, बहुत दूर पर समुद्र उल्टा आपको नाव दिखाई देगा। रेगिस्तान में उल्टे पेड़ का दिखाई देना, गर्मी में सड़क पर दूर पर जैसे समझ में आता है कि उस पर पानी है, दिखाई देना पानी की तरह। कालिख लगे गोले को पानी में डुबाने पर वो चमकता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग आज पढ़ेंगे, प्रत्येक पारदर्शी पदार्थ का क्रिटिकल एंगल अर्थात क्रांतिक कोण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हीरे का 24.4, क्राउन कांच का 41.1, फिलंट कांच का 37.4 और जल का 48.5 होता है। ऑप्टिकल, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की खोज की बात है तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किए थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी ने। इसने किया था डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। ये इंडियन साइंटिस्ट थे जो अमेरिका के में कर रहे थे काम। ये भारतीय थे और इनका जन्म जो हुआ था पंजाब में हुआ था। और इन्होंने सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को बनाकर यानी फैब्रिकेट किया और उसको लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया। और उन्होंने सबसे पहले प्रकाश के पिक्चर यानी सबसे पहले किसी चित्र को प्रकाश तंतु द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे स्थान पे उन्होंने उसको भेजा और HD फॉर्म में भेजा। इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर यानी फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कौन है तो वो है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी। इनको याद करिए, ये इंडियन थे। गर्व है कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ दी कि आज हम इंटरनेट और जितने जियो और एयरटेल और यूट्यूब या जो कुछ मैं आप तक दिखा रहा हूँ इन्हीं की देन है। अगर ये न होते तो आज तक मैं आपके सामने भी खड़ा न होता। तो ये बहुत बड़ी खोज थी, पर इस खोज का श्रेय इनको नहीं दिया गया, इनको नोबेल नहीं दिया गया। लेकिन खैर प्रतिभा जो होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती है। हम लोग को गर्व है कि ये एक इंडियन थे और इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ की खोज की। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे करता है काम। ठीक है, पहले इसको हम समझते हैं किस चीज़ का बना होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये होता क्या है। और अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये मौजूद है, वहाँ से चाहें तो आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि ये संयुक्त सिलिका कांच सिलिका यानी कांच क्वार्ट्ज का बना हुआ एक तंतु होती है, एक धागा होती है, ये पतली सी एक, जिसकी मोटाई जो होती है 10⁻⁶ मीटर या हमारी बाल के मोटाई तक की होती है। अधिक से अधिक पतली होती है तंतु, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा
प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह कहलाता है प्रकाश तंतु। एक तरह की धागा होती है, मैं अभी आपको उसको मैं दिखा रहा हूं। ठीक, होता क्या है, ये दो भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है कोर, एक होता है क्लेडिंग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए आपको एक माध्यम सघन चाहिए और एक चाहिए विरल। इस तरह कोर जो होता है वो सघन होता है, जबकि क्लेडिंग जो होता है थोड़ा सा विरल। अर्थात कोर जो होता है वो कोर का अपवर्तनांक जो है तो होता है वो ज्यादा होता है और क्लेडिंग का कम होता है। क्लेडिंग क्या होता है, कांच का बना होता है, सिलिका कांच तंतु होती है ये, और उसके ऊपर एक बारीक परत जैसे कोई पॉलीमर या कांच जिसका अपवर्तनांक कम होता है की परत होती है। अंदर वाला कोर होता है जिसमें प्रकाश दौड़ता है, अब बाहर जो होता है कम अपवर्तनांक का क्लेडिंग होता है। वो भी एक तरह की कांच ही होती है, लेकिन उसका अपवर्तनांक कम होता है, या कोई पॉलीमर हो पारदर्शी, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर होती है। हरा रंग होगा या जर्द कलर का होगा। तो आप सड़क पे कभी भी ये दो रंग के तार देखें तो जान जाएंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर है। उसको तोड़ेंगे तो उसमें तार नहीं होगा, बिल्कुल एक रेशे की तरह बाहर आता है, वही होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब क्या होता है, प्रकाश को इस एंगल पर भेजते हैं कि जब ये होता है मध्यम सघन, ये होता है विरल, इतने अंश पे भेजते हैं कि यह सघन से विरल माध्यम में न जाके इसी माध्यम में लौट आता है। इस क्रिटिकल एंगल से अधिक पर भेजते हैं और ये इस तरह से लड़ते 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 पहुंच जाता है। उसी तरह से है प्रकाश तंतु। जैसे अगर आप एक पाइप में पानी को भेज रहे हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह पे निकल जा रहा है, एक पाइप से आप बोल रहे हैं लगातार और दूसरी तरफ उसकी आवाज बाहर निकल रही है। ये भी एक तरह का होता है, पारदर्शी होता है, मध्यम, और इसके अंदर भी प्रकाश उसी तरह से दौड़ती हुई एक जगह से दूसरे तरफ बाहर निकल जाता है। बस इसमें ध्यान क्या देना है कि अंदर वाले का अपवर्तनांक अधिक होता है, बाहर वाले का कम होता है, इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पे अपवर्तनांक कम, यहाँ पे अधिक, इसीलिए लौट आता है ये, एक जगह से जाकर दूसरी तरफ चला आता है। इसमें क्या होता है, कोर का अपवर्तनांक अधिक तथा क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होता है, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश कोर के अंदर ही अपवर्तित होकर आगे बढ़ती है। ठीक, अब मैं आपको दिखा रहा हूं ऑप्टिकल फाइबर। ये आप कभी ना कभी देखे होंगे। ये देखिए, यही है ऑप्टिकल फाइबर जो आप दशहरे या दीपावली में आप इसको देखे होंगे, अपने घरों में इसको जरूर आप सजाए होंगे, बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल होता है। देखिए ये तंतु होती है, तंतु का मतलब थ्रेड, एक छोटे छोटे तंतु होते हैं ये। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये छोटे छोटे बाल जैसे ये होते हैं, अगर आप ऐसे देखें इन्हें तो बाल की तरह ये होते हैं। इस एक तरफ से प्रकाश को भेजते हैं, ठीक है, और एक तरफ से प्रकाश को लेते हैं। तो यहां से देखिए, यहां मान लीजिए मैं सोर्स है लाइट और यहां से मैं प्रकाश को भेजता हूं। देखिए ये आपको चमकते हुए दिखते होंगे, और देखिए ये आप इसे देखिए यहां पर ऐसे देखिए तो आपको ये, और ये मुड़ते हुए मुड़ा हुआ है तभी भी ये आपको चमकता होगा, ये दिखता होगा। यही है प्रकाश तंतु। ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक जगह से दूसरे स्थानों तक इसको भी भेजते हैं। ठीक, इसका इस्तेमाल क्या है हम लोग जानते हैं क्या क्या है। ये था प्रकाश तंतु और आपने इसे देखा, और एक लाइट सोर्स है ये, और इससे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे भेजते हैं, और चाहे आपको ऐसे मोड़ भी दें तभी भी आपको ये दिखेगा। अब आते हैं आगे प्रयोग। इसके प्रयोग क्या क्या है, संचार में, सजावट में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडोस्कोपी में। संचार में आज के ज़माने में जितने भी इंटरनेट चीज़ें चल रही हैं इसी के कारण है। ठीक है, सजावटी क्षेत्रों में जैसे आपको मैंने दिखाया था वो सजावट में इस्तेमाल होता है, डिस्को लाइट में भी होता है इस्तेमाल, बहुत से जगहों पर इस्तेमाल होता है। चिकित्सा में इंडोस्कोपी होती है, फाइबर ऑप्टिकल की बनी हुई, उसमें प्रकाश को भेजते हैं और उसके अंदर होता है लगा हुआ कैमरा, और पेट के अंदर उसको हम लोग भेजा जाता है। पेट में घाव या कोई दिक्कत है तो देखने के लिए एक तरह का यंत्र है जो पेट के अंदर चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है इंडोस्कोपी। संचार के इसके फायदे क्या हैं, आखिर ये संचार में क्यों आया? तो मैंने बताया कि डॉक्टर कपानी ने, यानी डॉक्टर हरेंद्र सिंह कपानी ने
इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था, पर संचार की तरह नहीं किया था, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट किया था और एक जगह से दूसरे जगह पे पिक्चर को इन्होंने भेजा था, वो भी HD फॉर्म में। पहला चीज है कि प्रकाश की गति। अगर प्रकाश तंतु में क्या होता है, प्रकाश की गति होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो बहुत तीव्र है। इस तरह इसके द्वारा सूचनाएं बहुत तेजी से पहुंचती हैं। जैसे आप समझ लें, यहाँ पे सूचना को लिया गया, मान लीजिए साउंड को लिया गया और इसको एनालॉग फॉर्म में किया गया चेंज, और एनालॉग फॉर्म से इस तंतु में इसको भेज दिया गया। 1000 किमी 4000 किमी प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर जा रहा है, क्योंकि प्रकाश का क्षय नहीं होता है और इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तुरंत पलक झपकते ही ये पहुंच जाएगा बहुत तेजी से, हजारों किमी। अब फिर यहाँ पे एक होता है यंत्र, इसको इनकोडर कहते हैं, वो पुनः इस डिजिटल फॉर्म को, यानी एनालॉग से डिजिटल में किया गया। इस तरह ये था, यानी एनालॉग से इसको क्या किया गया, डिजिटल फॉर्म में किया गया चेंज, ऐसे किया गया चेंज, और प्रकाश आगे बढ़ा। इनकोडर में पुनः इसको एनालॉग में किया गया और इस्तेमाल किया गया। इस तरह से इसमें सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है प्रकाश के रूप में, ठीक। जबकि तार में यह टेढ़ा काम है, तार में ये एनालॉग के रूप में होता है, ठीक, जो कि धीमा है, जबकि इसमें डिजिटल फॉर्म में भेजते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, जितनी ही धातु की लंबाई बढ़ेगी और उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की गति तार में बहुत धीमी होती है, इस तरह सूचना जाने आने में बहुत देर होता है। अगर एक बार बोलेंगे तो बहुत देर बाद जाएगा, देर बाद आएगा, नेट बहुत धीमा आपका चलेगा, इसलिए इसमें यह काम पलक झपकते ही होगा। तार में सूचना रुक रुक के जाएगी, यानी पल्स के रूप में जाएगी, यानी एक बार भेजा 2 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह कर करके जाएगी। वोल्टेज का इस्तेमाल वहां पे होगा, बिजली का इस्तेमाल वहां पे होगा, जबकि इसमें 0101 की तरह जाएगा, अर्थात डिजिटल फॉर्म में जाएगा। तार में सूचना जो है एक बार में कोई एक सूचना ही जाएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तरंग दैर्घ्य अलग अलग हैं, एक ही बार कई गो प्रकाश अलग अलग, इसमें मान लीजिए लाल पीला हरा गुलाबी एक ही बार छोड़ दिए, सब के सब उसमें चले गए और सब में अलग अलग सूचना आप डाल दिए और पुनः फिर दूरी पर जाकर उसको हम लोग इनकोडर द्वारा इनकोड कर लेंगे। इस तरह प्रकाश तंतु में प्रकाश के द्वारा बहुत ज़्यादा सूचनाएं एक बार भेजी जा सकती हैं, जबकि तार में केवल एक ही बार। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर, इसी कारण ऑप्टिकल फाइबर एक साथ बहुत ज़्यादा सूचनाएं ले जाने में सक्षम है, आसान है। केवल एक तार अगर इतना मोटा डालें तो इसमें सैकड़ों ऑप्टिकल फाइबर होंगे जो सूचनाओं को भेज देंगी आसानी से। मूल्य एवं लागतें, तार चूंकि धातु का होता है बना हुआ, वो ज़मीन से आप निकालेंगे, बनाएंगे, बिजली देंगे, बहुत खर्च आते हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर कांच के या सिलिका के होते हैं जो ज़मीन पर रेत के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इनकी लागतें बहुत कम आती हैं। इसमें एनर्जी भी बहुत कम होता है लॉस, और बहुत तेज़ी से काम इसमें होता है, इसलिए आज के ज़माने में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है और वो संभव हुआ डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी के ही द्वारा। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या, आपको इसमें क्या ध्यान देना चाहिए। एक तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कोण आपको याद होने चाहिए और इसके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। दूसरी चीज, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर करता है काम। तीसरी चीज, इसमें 2 भाग होते हैं, कोर और क्लेडिंग। इसमें कोर का अपवर्तनांक अधिक और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होता है, और यह कांच सिलिका की बनी हुई एक तंतु होती है। दूसरी चीज, इसकी खोज डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था, जो कि इंडियन थे, ठीक है। और इसके इस्तेमाल और इसके फायदे आपको जानने चाहिए, इससे परीक्षा में सवाल आते हैं। हाँ, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।